सिंह जी, आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी, आदरणीय दिनेश सिंह जी, भाई मुन्ना द्विवेदी जी, आदरणीय रामायण पटेल जी और इस सभा में उपस्थित चुराहट के तमाम सभी नगरवासी भाइयों और बहनों, आज जो ये आम सभा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में हम आयोजित कर रहे हैं, बड़े भारी मन से कर रहे हैं, क्योंकि जिस घटना के विरोध में यह आयोजन है, उस घटना ने हम सबकी जो चुराहट से संस्कृति है, सभ्यता है, उसको कलंकित किया है। चुराहट विधानसभा क्षेत्र कोई मामूली क्षेत्र नहीं है। यहां गरीबी हो सकती है, थोड़ा बहुत साधन का अभाव हो सकता है, लेकिन सामाजिक सरोकार और संस्कार, एक दूसरे के प्रति सद्भाव की भावना, एक दूसरे की गरिमा का ख्याल, भाईचारा, प्रेम लोगों में कूट कूट कर भरा है। और चुराहट पुलिस ने उस परंपरा को यहां पर लक्षित किया है, कलंकित किया है, जिसका परिणाम है कि आज पूरे चुराहट क्षेत्र चुराहट पुलिस के खिलाफ आक्रोश है, नाराजगी है। सभी ने इस घटना की निंदा किया है। मैं पिछड़ा वर्ग महासभा के नौजवान साथियों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस घटना के विरोध में अपनी आवाज बुलंद किया, जिन्होंने सड़कों पर निकलकर अपना विरोध दर्ज किया। अपने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस घटना के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की, शासन और प्रशासन पर अपना दबाव डाला और आज व्यापक धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। ये इन संघर्षशील नौजवानों का ही दम है। उनके संघर्ष के सामने आज प्रशासन ने घुटने टेक दिए। जो दोषी पुलिसकर्मी थे, टीआई साहब थे, उनको यहां चुराहट थाने से हटा दिया गया। उनकी वेतन वृद्धि समाप्त कर दी गई है इस वर्ष की, और उनकी जो सर्विस पुस्तिका है, इस घटना को भी लाल शब्दों में अंकित कर दिया गया है। एक कर्मचारी के दृष्टि से बहुत बड़ी सजा है, और इस सजा के वो हकदार थे। और आज चुराहट के नौजवान अपने संघर्ष की सफलता पर प्रसन्न हो सकते हैं। साथियों, मैं वर्दी की बहुत इज्जत करता हूं। वर्दी की इसलिए इज्जत करता हूं कि जहां पर वर्दी है वहां पर सुरक्षा है। वर्दी पहनना कोई मामूली बात नहीं है। वर्दी के साथ एक जिम्मेदारी आती है, एक संवेदनशीलता आती है। हर कोई वर्दी नहीं पहन सकता, लेकिन जो व्यक्ति वर्दी पहनता है उसके ऊपर पूरे क्षेत्र की जनता का भार होता है, उनकी सुरक्षा का भार होता है। क्षेत्र की जनता ठीक तरीके से अपना जीवन यापन कर सके, उसको कोई लूट न सके, उसको कोई खसोट न सके, उसको कोई तंग न कर सके। प्रत्येक सम्मानित नागरिक के सम्मान की सुरक्षा हो सके, सब लोग खुशीपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके,
ये जिम्मेदारी वर्दीधारी की होती है। इसलिए वर्दी पहनना कोई मामूली बात नहीं, हंसी खेल नहीं है। वर्दी के साथ जिम्मेदारी भी है, वर्दी के साथ संवेदनशीलता भी है, वर्दी के साथ गंभीरता भी है। लेकिन जब वर्दीधारी लोग ही क्षेत्र की जनता को तंग करने लगे, वर्दीधारी लोग ही अपनी जिम्मेदारी को न समझे, वर्दीधारी लोग ही सुरक्षा की जगह अपमान करने लगे, प्रताड़ित करने लगे, ताड़ित करने लगे, तब इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। और सहयोग से चुनाव क्षेत्र में यही हुआ था। लेकिन पूरे चुनाव क्षेत्र की जनता ने इसका प्रतिकार किया, इसका विरोध किया, और जिसका परिणाम है कि जो दोषी व्यक्ति है उसको पुलिस प्रशासन ने सजा दिया है। मैं पुलिस प्रशासन के इस कदम की भी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने त्वरित निर्णय किया। अगर निर्णय में विलंब होता तो अंग्रेजी में कहावत है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, विलंब से मिला हुआ न्याय भी अन्याय कहलाता है। लेकिन जिला पुलिस प्रशासन ने तुरंत कदम उठाया है और इस अन्याय को न्याय में परिवर्तित किया, इसलिए मैं उनकी भी प्रशंसा करता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज्य है। देश में भी भारतीय जनता पार्टी का राज्य है। इस चुनाव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि इस घटना के परिप्रेक्ष्य में न कांग्रेस पार्टी ने बोला, न भारतीय जनता पार्टी ने बोला। मुझे रामधारी सिंह दिनकर की दो पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने लिखा है कि नहीं, अपराध का भागीदार केवल व्याध, यानी केवल बाघ का दोष नहीं है। इतिहास जो चुप है, जो मौन है, इतिहास उनका भी लिखेगा अपराध। केवल बाघ की गलती भर पर्याप्त नहीं है, लेकिन गलती को गलत कहने वाले लोग अगर समाज में नहीं है, गलत कहने वाले लोग सही समय पर अगर चुप्पी छा जाती है उनके मुंह पर, अगर मुंह पर ताला बंद हो जाता है, तो उनका यह काम भी अन्याय को प्रोत्साहित करने वाला होता है, और इसलिए उनका भी इतिहास में अपराध लिखा जाएगा। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और जब से इस बार सरकार बनी है, तब से अन्याय की झड़ी लगी हुई है। हमारे सीधी जिले में ही जो हमारी आदिवासी बच्चियां हैं, हॉस्टल में रहकर कॉलेज में पढ़ाई करती थी, उनको समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिली, और छात्रवृत्ति न मिलने के कारण उनको कुछ अपराधियों ने छात्रवृत्ति का प्रलोभन देकर उनके साथ बलात्कार किया। 5 से लेकर 10 लड़कियां तक इसका शिकार हुई। हमने कहा कि इन अपराधियों को सजा दो, इनका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उन अपराधियों को संरक्षण देने में तुल गए। आज तक उनका प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं डाला गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो देर से न्याय मिलता है वो भी अन्याय कहलाता है। उन बच्चों के साथ जो अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उन बच्चों को जो सामाजिक अपमान झेलना पड़ रहा है, उसका अगर कोई दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार खूब फल फूल रहा है। आप लोगों ने अभी सोशल मीडिया में देखा होगा कि सिंगरौली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आंगनबाड़ी के लिए बर्तन खरीदे गए। आपको ताज्जुब होगा कि एक चम्मच की कीमत 901 रुपया, एक करछुली की कीमत जो है वो 1121 रुपया। 5 से 10 करोड़ का घोटाला, बर्तन घोटाला हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक भी जनप्रतिनिधि ने इसके खिलाफ आवाज
कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद किया। अब भ्रष्टाचार किस तरीके से भाजपा के राज में व्याप्त है, इसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, हमारे इस चुराह क्षेत्र के भी मुख्यमंत्री थे, और मध्य प्रदेश में परंपरा है कि विभिन्न मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया जाता है, प्रभारी मंत्री बनाया जाता है, और प्रभारी मंत्री लगभग मुख्यमंत्री का जो पावर है उसको उस जिले के अंदर एंजॉय करता है। उस प्रभारी मंत्री के पास हर छोटे मोटे मामलों की सुनवाई होती है, जो मामले जिले में निपट सकते हैं उसका निपटान वो जिले के अंदर करता है। लेकिन पहली बार इतिहास में हुआ है कि जो प्रदेश के सूबे का मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, वो इंदौर का प्रभारी मंत्री बना हुआ है। उसके इतने साथी उनमें से किसी को भी प्रभारी मंत्री बना सकते थे, लेकिन इंदौर के प्रभारी मंत्री बने हैं, इंदौर के प्रभारी मंत्री बने हैं मोहन यादव। अगर मोहन यादव सीधी के प्रभारी मंत्री बनते तो समझ में आता कि सीधी के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, सीधी के विकास के लिए उन्होंने सीधी जिले को गोद में लिया है, उसने सीधी के प्रभारी मंत्री बने हैं। अगर शहडोल के प्रभारी मंत्री बनते, डिंडौरी के प्रभारी मंत्री बनते, उमरिया के प्रभारी मंत्री बनते और मंडला के प्रभारी मंत्री बनते तो समझ में आता कि मोहन यादव ने जो आदिवासी समाज जहां पर सर्वाधिक निवास करता है उन जिलों को प्राथमिकता दी है, वहां का प्रभार अपने कंधों पर लिया है, उनके विकास के लिए, उनके भविष्य के लिए वो काम करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने प्रभार किसका लिया? उन्होंने इंदौर का प्रभार लिया है, जो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े पूंजीपतियों का शहर है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक धनाढ्य लोगों का शहर है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी शहर में है तो इंदौर में है। तो इंदौर में किसी की सेवा करने के लिए उन्होंने प्रभार नहीं लिया है, इंदौर का विकास करने के लिए प्रभार नहीं लिया है, इंदौर को लूटने के लिए उन्होंने प्रभार लिया है। इंदौर के प्रभारी मंत्री इसलिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और जिस सरकार का मुखिया ही ऐसा है, उसकी सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज हमारे जो गणपत जी हैं, जिनके बच्चों के साथ अत्याचार हुआ है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज इस मध्य प्रदेश की नौकरशाही इतना बेलगाम हो गई है, इतना बेलगाम हो गई है। आप तो बहुत साधारण आदमी हो, बहुत छोटे से पद के कर्मचारी थे और वो भी आप रिटायर हो गए, तब आपके परिवार पर यह कहर टूटा है। लेकिन इसी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विधायक, आपके पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र मऊगंज प्रदीप पटेल, तो पुलिस की चढ़ों में लौट रहे हैं। आप सभी ने अखबारों में फोटो देखी होगी, सोशल मीडिया में देखा होगा। प्रदीप पटेल लोगों के पांव क्यों पकड़ रहा है, पुलिस अधिकारी के पांव क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि किसी गरीब की रिपोर्ट लिखवाना चाहता था, किसी गरीब की मदद करना चाहता था। जिस गरीब की सुनवाई थाने में नहीं हो रही थी उसकी मदद करना चाहता था। प्रदीप पटेल विधायक, उसकी भी पुलिस नहीं सुन रही, उसका भी प्रशासन नहीं सुन रहा है, उल्टा उसको बंद करके, नजर बंद करके थाने में उसको रेस्ट हाउस में बैठा दिया गया। सागर का विधायक कहता है कि थानेदार मेरी बात नहीं सुनता है, थानेदार मेरे कहने पर काम नहीं करता है। हमारे पड़ोसी विधानसभा चितरंगी, यहाँ की विधायक है राधा सिंह, जो मंत्री है, मोहन यादव के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह जी की बहू है, उनको प्रभारी मंत्री बना रखा है मैहर में। वो प्रभारी मंत्री है, लेकिन कहती है कि यहाँ पर मैहर में मेरे को कोई खाने के लिए नहीं पूछता है, मैं रात भर भूखी सोई रही, कोई कर्मचारी आया नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया। ये सरकार चल रही है, ये सरकार चल रही है। निकम्मी सरकार, नकारा सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, इससे बुरी सरकार कोई दूसरी सरकार हो नहीं सकती है। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि मोहन यादव कोई लोकप्रिय नेता नहीं है। मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं तो जनता के वोट से नहीं बने हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आपने विधानसभा चुनाव में वोट दिया था
शिवराज सिंह चौहान करेंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मोदी जी की आंखों की किरकिरी बने हुए थे, इसने शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया और पर्ची से मोहन यादव का नाम निकाल दिया और मोहन यादव की ताजपोशी हो गई। मोहन यादव को लगता है कि मैं भी बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला हूं, पता नहीं कब दूसरी पर्ची आ जाए, मैं हट जाऊं और दूसरा मुख्यमंत्री बन जाऊं। तो वो हाथ से नहीं खोद रहे हैं, खुदा फावड़े से भी नहीं खोद रहे हैं, जेसीबी से मध्य प्रदेश के खजाने को खोदने में लगे हुए हैं और अपना घर भरने के लिए लगे हुए हैं। और जब मुखिया ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा हो, मुखिया ही मध्य प्रदेश को लूटने में लगा हुआ है, तो जो साधारण मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, थानेदार है, तहसीलदार है, एसडीएम है, ये तो लूटेंगे ही भाई, ये तो लूटेंगे ही। हमने राजनीति के शुरुआती दिनों में पढ़ा था, सुना था कि राजनीति हम कोई धन कमाने के लिए नहीं कर रहे, राजनीति हम कोई पद प्रतिष्ठा के लिए भी नहीं कर रहे, राजनीति हम कर रहे हैं लोगों की सेवा के लिए, राजनीति कर रहे हैं हम लोगों की मदद करने के लिए, राजनीति कर रहे हैं हम लोगों के आंसू पोंछने के लिए, राजनीति कर रहे हैं हम लोगों के दुख दर्द में शामिल होने के लिए, राजनीति कर रहे हैं हम लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, राजनीति कर रहे हैं हम लोगों के कष्ट दूर करने के लिए। लेकिन आज जो जनप्रतिनिधि बने हुए हैं वो जनता के सरोकारों के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं कोयले की दलाली के लिए, वो राजनीति कर रहे हैं व्यापार के लिए, वो राजनीति कर रहे हैं आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीबों को लूटने के लिए, वो राजनीति कर रहे हैं जनता का शोषण करने के लिए, जनता का अपमान करने के लिए। इसलिए जब चुनाव जैसी घटना होती है तो इन जनप्रतिनिधियों के मुंह पर ताला लग जाता है, कोई भी जनप्रतिनिधियों के मुंह से आवाज नहीं निकलती है, धिक्कार रहते हैं जनप्रतिनिधियों को। अभी अभी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट के माध्यम से आज मोदी सरकार बड़ा डंका पीट रही है कि हमने इनकम टैक्स से 12 लाख रुपए तक की छूट दे दी है, यानी कि जिसकी आमदनी अब 12 लाख रुपए है उसको अब इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पहले यह सीमा 5 लाख रुपए थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, छूट देने से क्या होगा? जब इनकी आमदनी 12 लाख होगी, 12 लाख तक पहुंचेंगे, तब ना इस छूट का लाभ उठाएंगे। देश में 85 करोड़ लोग आज भूखे हैं, देश में 85 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में अनाज दे रहे हो, देश में 85 करोड़ लोग इतना भी पैसा नहीं अर्जित कर पा रहे हैं कि दोनों टाइम का भोजन जुटा सके। उनको आप बता रहे हो कि हमने 12 लाख रुपए की छूट दे दी है, 12 लाख रुपए छूट दे दी है। अरे 12 लाख रुपए की छूट बंद कर दो, लेकिन इन लोगों की आमदनी किस तरीके से बढ़े, इनके रोजगार की व्यवस्था करो, इनके कामकाज की व्यवस्था करो। आज देश का नौजवान बेरोजगारी से पीड़ित है, आज देश का नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है, गांव-गांव में नौजवानों की एक पीढ़ी खड़ी हुई है, काम धंधे का अभाव है। अब काम धंधे का अभाव है तो न केवल रोजगार के अभाव में नौजवान घूम रहा है, अपितु नौजवान जो है कॉरेक्स, नशा, इन बुरी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ रहा है। और जो कॉरेक्स पिएगा, शराब पिएगा, नशा करेगा तो मंदिर में जाकर भगवान की आरती नहीं उतारेगा, नशे में चूर होकर अपराध की ओर बढ़ेगा, अपराध की ओर बढ़ेगा। तो मोदी जी, नौजवानों को केवल गुमराह मत करिए, नौजवानों को सही दिशा देना है, नौजवानों का भविष्य बनाना है, तो आप नौजवानों को रोजगार दीजिए, आप नौजवानों के हाथ पे काम दीजिए। इनको भीख नहीं चाहिए, इनके हाथों में दम है, इनकी टांगों में दम है, इनमें पुरुषार्थ है, इनमें बुद्धि है। काम करने का अवसर मिले, रोजगार मिले तो अपने बलबूते पर ये इतना अर्जित कर सकते हैं, इतना कमा सकते हैं कि अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकते हैं और इनके दरवाजे पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो उसको भी खाना खिला सकते हैं, उसकी भी मदद कर सकते हैं। आज इसकी आवश्यकता है, लेकिन मोदी सरकार पूरी तरीके से रास्ते से भटकी हुई है। मोदी सरकार ने कहा इस बजट में कि हम
किसानों को जो लोन है उसकी सीमा बढ़ा रहे हैं। पहले 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता था किसानों को, अब 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। लेकिन लोन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है किसानों का कर्जा माफ करने की, जरूरत है खाद की कीमत कम करने की। कर्जा है, जरूरत है आज इनको जो बीज मिलता है उस बीज की कीमत कम करने की। आज जरूरत है जो खेती पर लागत बढ़ी है उस लागत को कम करने की। लोन नहीं चाहिए, किसान को कर्जदार मत बनाओ, किसान को सक्षम बनाओ, किसान को अपने पांव पे खड़ा कर दो, खेती को आसान बनाओ, खेती के अंदर पूंजी निवेश करो, सरकार का संरक्षण दो, जिससे किसान मजबूत होगा, और किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा। इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। ये पोषण आहार की बात करते हैं कि हम महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं, लेकिन जाकर पूछो कि जो आंगनबाड़ी में बच्चे जाते हैं उनको कितना पोषण मिलता है, कितना उनके बीच में मध्याह्न भोजन बढ़ता है। सब जगह अंधेर है, भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में आपने सौरभ शुक्ला का नाम सुना है। अभी सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया है, स्पेशल पुलिस ने, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। जानते हैं क्यों गिरफ्तार किया है? सौरभ शर्मा से 52 किलो सोना बरामद हुआ है। सौरभ शर्मा से 56 करोड़ रुपया नगद बरामद हुआ है। मालूम नहीं होगा तो मैं बता देता हूं कि सौरभ शर्मा है कौन। सौरभ शर्मा आरटीओ पुलिस में सिपाही है, सिपाही। कुल 6 साल उसने नौकरी किया है। यहाँ पर ये हमारे धीरेश भाई साहब बैठे हुए हैं, और भी ये 22 साल 24 साल नौकरी करके आए हैं। 1 करोड़ रुपया भी पूरा पार कभी नहीं देखा होगा इन्होंने। वो सिपाही की नौकरी किया, ये कप्तान से रिटायर होकर आए हैं। वो सिपाही की नौकरी किया, 6 साल में 52 करोड़ कमा लिया, 52 किलो सोना अर्जित कर लिया। कोई सिपाही 52 किलो सोना और 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कैसे कमा सकता है? केवल एक ही रास्ता है, भ्रष्टाचार का, लूट का। बिना भ्रष्टाचार और लूट के इतनी संपत्ति नहीं की जा सकती है। और एक सिपाही में दम है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर ले, उसको किसी न किसी का संरक्षण है, उसको संरक्षण है, उसको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का संरक्षण है, उसको आरटीओ विभाग के बड़े-बड़े अधिकारियों का संरक्षण है। एक सिपाही 6 साल के अंदर इतनी संपत्ति अर्जित कर सकता है, नहीं तो नहीं अर्जित कर सकता है। ये कानून है भ्रष्टाचार का मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान। मैं दिल्ली के नेताओं की बात नहीं करता, आप सब लोगों ने खुद देखा है कि उनका रंग बदलते हुए। कि जब वो राजनीति में शुरू में आए थे तब उनका रंग क्या था, और आज वो किस मुकाम पर बैठे हुए, किस संपत्ति के ढेर पर बैठे हुए। मैं व्यक्तिगत नाम लेकर विरोध करूंगा तो लोग कहेंगे कि बोल रहा है, लेकिन जनता देख रही है ये भ्रष्टाचार, ये अत्याचार, ये अनाचार अगर किसी के राज में बढ़ा है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राज में बढ़ा है। आज जो हमारे गरीब भाई बहन है, हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहन है, हमारे किसान भाई हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के साथी हैं, इनको ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ये कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। अभी हमने चुराट खाने की तो घटना देखी है, लेकिन मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं, जरा याद करो कि पिछली बार जब चुरहट नगर पंचायत में नगर पंचायत का चुनाव हो रहा था तो इसी रामनगर में एक पाल समाज के, पाल जाति के नौजवान को इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने क्या कहकर संबोधित किया था, उसका ऑडियो वीडियो जो है पूरे मध्य प्रदेश में वायरल हुआ था। मां बहन भी शर्मसार हो गई होंगी उनका ऑडियो सुनकर। आखिर क्यों? क्योंकि वो पाल जाति का है, पिछड़ी जाति का है, गरीब है। गरीब की कोई इज्जत नहीं होती है, पिछड़े लोगों की कोई इज्जत नहीं होती है, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की कोई इज्जत नहीं है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की इज्जत नहीं है। जब जिसकी मन है वही उसकी मां बहन करे, जब उसकी इच्छा है तभी उसको गाली से संबोधित करे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का दस्तूर है, भारतीय जनता पार्टी का दस्तूर है। भारतीय जनता पार्टी के लोग
अपने ताकत के बल पर लोगों की आवाज दबा देना चाहते हैं, अपनी ताकत के दम पर लोगों के अधिकार समाप्त कर देना चाहते हैं, अपनी ताकत के दम पर लोगों के मुंह पर लगाम लगा देना चाहते हैं, अपनी ताकत के दम पर लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। या तो उनके साथ रहो और नहीं तो उनके दमन का सामना करो। लेकिन ये चुराट क्षेत्र की जनता को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जाग जाओ, खड़े हो जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने तुमको अधिकार दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने तुमको ताकत दिया है और वो अधिकार ही सर्वोपरि है, कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। ये भारत जो है संविधान से चलता है और नहीं चलेगा तो हम चला कर रहेंगे। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, जो ताकत दिया है, उसका इस्तेमाल करेंगे। हम आवाज बुलंद करेंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम लाठी खाएंगे, हम गोली खाएंगे, लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे, नौजवानों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, माताओं बहनों के सम्मान की सुरक्षा करेंगे, किसानों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे, चुनाव क्षेत्र के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। ये अधिकार उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। साथियों, अगर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चर्चा करें तो हरि अनंत हरि कथा अनंत है, बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन अधिक विस्तार में न कहते हुए मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि हमको दादा हीरा सिंह मरकाम, जिन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खड़ी की थी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से एक मंत्र मिला है कि अपनी आवाज बुलंद करने के लिए लड़ना सीखो, अपने हकों के लिए लड़ना सीखो, अपने सम्मान के लिए लड़ना सीखो, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए लड़ना सीखो, अपने माताओं बहनों की सुरक्षा के सम्मान के लिए लड़ना सीखो। और इसीलिए उन्होंने एक मंत्र दिया है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और अगर आप सब लोग भी दादा हीरा सिंह मरकाम के इस मंत्र को स्वीकार करना चाहते हैं, उनको आत्मसात करना चाहते हैं, तो आपको भी इस मंत्र को दोहराना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा हम लड़ेंगे, आपकी तरफ से जवाब आना चाहिए कि हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे। ऐसे में बिल्कुल नहीं जीतेंगे, ऐसे में बिल्कुल नहीं जीतेंगे। जब अपने जीतने में संदेह हो, अपने लड़ने में संदेह हो, हमारी आवाज में दम नहीं हो, तो फिर जीत बहुत दूर रहेगी। अरे बाघ की संतान हो, शेर की संतान हो, किसी से भीख नहीं मांग रहे हो, आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हो, अपने अधिकार के लिए मोर्चा लगाया है, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हो, इसलिए आपकी आवाज में भी दम होना चाहिए। तो बोलिए हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, बिल्कुल हम लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे। शाम हो सकती है, रात लंबी हो सकती है, लेकिन कितनी भी लंबी रात हो, सूरज को उगने से कभी नहीं रोक पाती है, कभी नहीं रोक पाती है। तो आपका संघर्ष भी एक नया मुकाम लेकर आएगा, एक नई सुबह लेकर आएगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस क्षेत्र में एक सुबह होगी। और ये जो प्रशासन है, ये जो शासन है, इसकी मनमानी पर भी हम रोक लगाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक ये भावना थी कि मध्य प्रदेश में दो ही पार्टियां हैं, एक कांग्रेस पार्टी है, एक भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस से नाराज होंगे लोग तो कहां जाएंगे? भाजपा के पास जाएंगे, भाजपा से नाराज होंगे तो कहां जाएंगे? कांग्रेस के पास जाएंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प खड़ा है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के रूप में। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश की तीसरी पार्टी है। अगले विधानसभा के चुनाव में हम 230 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। अगली सरकार गोंडवाना सरकार होगी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, माताओं बहनों की सरकार होगी, नौजवानों की सरकार होगी, गांव की सरकार होगी।